इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसा स्कूल का परिणाम है उसके साथ ये बड़ी समझने वाली बात है, लेकिन उसने 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 4000 किलोमीटर उसने, वो एनडीए फाउंडेशन कोर्सेस में लगे हैं। 1000 से ज्यादा कैडेट्स गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका रॉयल सैनिक परिवार के अंदर। आज शिक्षा और शौर्य के इस एपिसोड में हमारे बीच में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनके कंधों पर भार है न केवल शिक्षा का, उनके कंधों पर भार है उस भविष्य के रक्षकों को तराशने का जो आगे चलकर भारत का नाम रोशन करेंगे। तो स्वागत है सर आपका। हमारे बीच में मौजूद हैं रॉयल सैनिक स्कूल के डायरेक्टर श्री द्रकपाल सिंह जी रलावता, रॉयल सैनिक स्कूल परबतसर, जो कि न केवल परबतसर, इसके साथ साथ संपूर्ण राजस्थान के साथ साथ 23 राज्यों के जो विद्यार्थी है यहाँ पर एक सैनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ में डायरेक्टर सर से एक चर्चा होगी। उस चर्चा में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के कुछ अनसुले सवालों के बारे में, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि सैनिक स्कूल वास्तव में एक सामान्य स्कूल से किस प्रकार भिन्न है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि सर, जो सामान्य स्कूलें होती है और सैनिक स्कूल होते हैं, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? और एज ए डायरेक्टर आपको सैनिक स्कूल आप रन कर रहे हो लगभग 15 सालों से, तो आप कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं? बिल्कुल सर, देखिए एक्चुअली देखा जाए तो सैनिक स्कूल और सिंपल स्कूल जो है, जनरल स्कूल है, उनमें क्या डिफरेंट है, तो मैं ये बताना चाहूँगा मेरी समझ से जी कि सभी स्कूलें अपना काम कर रही हैं और बेहतर तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटीज ही ओनली फॉर एजुकेशन है जी, वो एनसीईआरटी को कंप्लीट करवाना। सैनिक स्कूल, अब सैनिक अगर आप नाम जोड़ देते हैं तो सैनिक के साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है सर ऑटोमेटिकली। उसमें एक सबसे प्यारा शब्द हमारे सिस्टम में है डिसिप्लिन। फिर उसके बाद में जैसा कि हमारे ऑफिसर्स या हम यूज़ करते हैं 3D, ड्रेस, ड्यूटी, डिसिप्लिन, इसमें पूरा संपूर्ण अनुशासन आ गया। सैनिक स्कूल में बच्चा जो भी एजुकेशन ले रहा है, पढ़ रहा है जी, उसका बहुत अच्छा डिसिप्लिन होने वाला है। वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने वाला है, टाइम का पंक्चुअल होने वाला है, उसका डिसिप्लिन तो आपको बता ही चुका हूँ मैं। इसके साथ ही बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसका वो हिस्सा बनता है। जैसे सैनिक स्कूल का बच्चा 100% रेजिडेंशियल होता है। बिल्कुल रेजिडेंशियल, जैसे पहले आपने सुना हो गुरुकुल, तो गुरुकुल जैसा जीवन होता है उसका। उसमें वो बहुत सारी एजुकेशन के साथ में चीज़ें सीख चुका होता है। वो बेहतरीन स्पोर्ट्समैन बन सकता है, वो बेहतरीन स्पोर्ट्समैन के साथ में एनसीसी कैडेट्स होता है, तो एनसीसी में उसको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। स्काउट एंड गाइड, इसके साथ में कहना चाहूँगा जैसा स्कूल का परिणाम, इस साल का जो स्कूल का परिणाम है, अगर 10th बोर्ड एग्जाम में यहाँ के स्टूडेंट बैठते हैं तो क्या होता है, यहाँ की टॉप रैंक लेके 96% पे आयुषी सिंह। क्या बात, जो एक 96% के अलावा क्या क्या उसके साथ, ये बड़ी समझने वाली बात है। 3 बार नेशनल शूटर, नेशनल खिलाड़ी रह चुकी है। इसके साथ ही अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आए तो सेकंड नंबर पे अगर हम आनंद सिंह की बात करें, 90+ नंबर उसने लिए हैं जी, और वो जो कैडेट है वो स्पेशली 2 टाइम स्पोर्ट्स प्लेयर रहा है स्टेट के लिए। अखिलेश सिंह 90 के आसपास में उसके अंक हैं, और वो 5 बार वो स्टेट प्लेयर रह चुका है। इसी के साथ ऊपर से लेके अगर नीचे तक आए तो लास्ट में हमारी आती है सानिया पांचाल, हरियाणा की बच्ची है, जो 45 अंक लेके पास हो रही हो। बिल्कुल, लेकिन उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 4000 किलोमीटर उसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दौड़ लगा के, बहुत ही शानदार, जिसमें हरियाणा की राज्यपाल, हरियाणा की मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया है, उसको सम्मान दिया है। ये अपने आप में एक गौरव की बात है। साथ में कैडेट्स, एनसीसी कैडेट है जी, राष्ट्रपति अवार्डी भी है इसमें से बहुत से। इसके साथ ही साथ
वो एनडीए फाउंडेशन कोर्सेज में लगे हैं। यानी ये मान के चलिए कि ये जो बच्चे हैं इन्हें 12th के बाद में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमें क्या करना है। 12th तक ही अपना भविष्य बना चुके होते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ से 1000 अबाउट 1000 से ज्यादा कैडेट्स जीरो से लेके हीरो तक या फिर जीरो रैंक से लेके ऑफिसर रैंक तक सेलेक्ट भी हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बेहतरीन नागरिक तैयार करना। सैनिक स्कूल का मतलब बेहतरीन नागरिक, वो सेल्फ डिफेंस भी कर सकता है, वो अपने घर परिवार को मोटिव भी कर सकता है, सपोर्ट भी कर सकता है और वो बहुत ही बेहतरीन नागरिक बनने वाला है। बिल्कुल। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि सर ने बताया कि एक सामान्य स्कूल से एक सैनिक स्कूल किस प्रकार अलग है। 3D का जो कंसेप्ट, ड्रेस, ड्यूटी और डिसिप्लिन, जो कि आपको एक सामान्य शिक्षा के अंदर नहीं देखने को मिलता है, और सर ने बताया कि अनुशासन का जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और सामान्य शिक्षा के अलावा जो अनुशासन है हमारे जीवन का किस प्रकार सर्वांगीण विकास करता है। तो सर ने कहा कि हमारे यहाँ जैसे कि एक अनुशासन पूर्ण गुणवत्तापूर्ण जीवन तो जिया ही जाता है हमारे कैडेट्स द्वारा, उसके अलावा हमारे पास और अदर एक्टिविटीज है जिसमें स्पोर्ट्स हैं, हमारे यहाँ पे 20 टाइप्स के गेम्स हैं, इसके अलावा एनसीसी है, स्काउट्स में भी हमारे बच्चे जम्बूरी गए हैं, राष्ट्रीय जम्बूरी, बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन किया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, वो सामान्य शिक्षा में हमें देखने को नहीं मिलती है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे सर की लगी कि यहाँ पर ना केवल एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है जो बच्चे का एक बेहतर जीवन बनाने में मदद करता है। तो मैंने सुना है कि सर जो सैनिक स्कूल होते हैं वो केवल ऑफिसर ही तैयार नहीं करते हैं, वो भारत के जिम्मेदार नागरिक भी तैयार करते हैं। हमने कौन कौन से प्रयास किए हैं यहाँ पर बच्चों? ठीक है सर, सैनिक स्कूल आपने जैसा ही कहा कि ऑफिसर ही नहीं, इसमें सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ जाता है। एक आपने सुना होगा एनडीए के बाद में एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। बिल्कुल। वो 7 दिन का इंटरव्यू चलने वाला जी। बहुत से कैंडिडेट फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 7वें दिन बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं वहां। जी। वो है क्या, ये चीज समझने की कोशिश करें। वो है क्या, एसएसबी है क्या? ठीक है सर, एसएसबी में वही लोग लास्ट तक टिक पाते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं। जी। उनमें बनावट बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। सैनिक स्कूल क्या करता है, वो जीवन वो जीना सिखाता है। कोई कहता है एसएसबी ऑनलाइन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एसएसबी किताबों में पढ़ाई जा सकती है? नहीं पढ़ाई जाती। एसएसबी तो सिखाई जाती है। एसएसबी सीखनी पड़ती है, उस एटमॉस्फेयर में रहना पड़ता है। सैनिक स्कूल का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी ऐसा ही है। आपने देखा होगा सैनिक स्कूल या सेना का एक रिटायर या एक्स जो भी हो, वो कभी फ्री नहीं रहता। वो सोशल वर्क करेगा, वो घर का कुछ करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो इसी प्रकार से मुझे खुशी होती है कि जो बच्चे यहाँ पे होते हैं उनके पेरेंट्स बड़े कॉन्फिडेंट से हमसे मिलते हैं और कहते हैं सर आज मेरे बच्चे ने ये इतना बेहतर किया या ये किया और पहले से कुछ चेंजअप है। तो सर्वांगीण विकास होना बहुत जरूरी है। जी सर। वो एक कैडेट जो है वो ये कोई जरूरी नहीं है केवल एक रट्टू तोता बन के रह जाए। जी। उसे हर एक चीज, हर एक विधा उसे आनी चाहिए और उस विधा का हिस्सा वो बनेगा, सीखेगा, समझेगा। जैसे कि मैं कहता हूँ एक छोटा सा फेस यहाँ पे एक पीरियड आता है, एक पीरियड है जी वर्किंग। हम संडे को वर्किंग देते हैं। बिल्कुल सर। भाई खुद का मेंटेनेंस, आप किस प्रकार से रहते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल, और जैसा कि बच्चों को बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इंसान के लिए, स्मार्टनेस। आप अच्छे दिखें, लेआउट अच्छा होना चाहिए, आपका लेआउट अच्छा होना चाहिए, आप दिखने में लुकिंग स्मार्ट लगे और उसके साथ में आप का जो दिनचर्या है वो स्मार्ट दिनचर्या होनी चाहिए। क्योंकि एक जानवर और इंसान में यही फर्क है, क्योंकि जानवर की दिनचर्या अव्यवस्थित होती है, इंसान की व्यवस्थित दिनचर्या हो और शानदार तरीके से वो अपना जीते। बिल्कुल सर, धन्यवाद। अब मेरा सर अगला जो प्रश्न रहेगा कि जैसे आजकल का जो जमाना है, आजकल की जो जेन जी जनरेशन है वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है। और बाकी अपन सामान्य स्कूल में अपन देखते हैं कि बच्चा स्कूल जाते समय भी फोन चलाता है और आने के बाद में भी दिन भर फोन में बैठा रहता है। पेरेंट्स और वाकई में ना अभी ये ग्लोबल इशू बना हुआ है सोशल मीडिया वाला। तो आपने कुछ अपने यहाँ स्कूल में प्रयास किए क्या इस चीज को रोकने के? देखिए सर, आजकल मैं मानता हूँ सोशल मीडिया जरूरी है, लेकिन किन लोगों के लिए जरूरी है? आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है।
स्टूडेंट वो यूज कर सकता है। आपके स्कूल्स जो है वो आजकल सभी स्कूल लगभग, और सैनिक स्कूल की बात तो कहें तो यही होगा कि यहाँ पे हर रूम जो है वो मास्टर बोर्ड से सुसज्जित है, बिल्कुल पूरा वर्ड से कनेक्ट है। इसको सर्च जो करना, कंप्यूटर लैब है, आप कुछ भी सर्च कीजिए, पूरा वर्ड आपके पास में। टेक्नोलॉजी से दूर नहीं जाना है, लेकिन मोबाइल का मिसयूज बहुत ज्यादा, क्योंकि मोबाइल में बहुत से ऐसे जो एप्स वगैरह है वो बच्चों को बहुत ज्यादा मिसगाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर, सैनिक स्कूल में तो मोबाइल अलाउ होता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इसका एक उदाहरण देके बात कंप्लीट करूंगा। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। एक बच्चा था उत्तराखंड से, उसका एडमिशन यहाँ हो गया सर जी, और एडमिशन होने के जस्ट दूसरे दिन ही उनके दादाजी यहाँ पहुँच गए। दादाजी शाम के टाइम पे पहुंचे थे, तो हमने कहा सॉरी सर, अभी आपका जाना पॉसिबल नहीं होगा, आपको बस ट्रेन कुछ मिले ना मिले तो आप ऐसा कीजिए, हम गेस्ट हाउस देते हैं आपको, गेस्ट हाउस में रुकिए और मॉर्निंग में आपको हम अर्ली मॉर्निंग भेज देंगे। वो यहाँ पे रुकते हैं, मेरी बातचीत होती है, तो मुझे पता चलता है कि वो मेरी फौज के असिस्टेंट कमांडेंट रहे। अच्छा। और वो उन्होंने कहा सर आप भी इस फौज में रहे हैं और मैं भी, तो अच्छी दोस्ती हुई। और उसके बाद में उन्होंने कहा सर प्लीज मुझे 2 दिन के लिए स्टे के लिए और परमिशन दीजिए गेस्ट में। मैंने कहा ओके मैम, दे दिया। वो रुके, दूसरे दिन वो जाने के लिए तैयार हुए, तो मैंने कहा पिताजी को बुलाइए और आप ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा सॉरी सर, सॉरी, मैं अपने बच्चे को यहीं रखना चाहता हूँ, इसी कैंपस के अंदर, इसी आवर। मैंने कहा सर वाई, क्यों, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा सर बस मैंने यहाँ पे 2 दिन रुका हूँ, स्टे किया और मैंने ये सारी चीजें देखी है, और देखने के बाद में मुझे अच्छा लगा कि बेस्ट होगा। तो मैंने कहा सर मैं आपके बच्चे को एक ऑफिसर बना के भेजने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा सॉरी, मुझे अपने बच्चे को ऑफिसर नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पिताजी का वेल सेटल्ड बिजनेस है दिल्ली के अंदर और बहुत अच्छा बिजनेस है, मुझे बिजनेसमैन बनाना है। तो मैंने कहा सर यहाँ क्यों? तो उन्होंने सर बहुत शानदार चीजें बताई कि दिल्ली में बहुत अच्छा इनका बिजनेस है, इनके पिताजी का, और इसको बिजनेस ही देखना। बट इसकी दिनचर्या में जो यहाँ पे आपने कैडेट्स बना दिया इसको, और इसके साथ वाले की दिनचर्या में रात और दिन का फर्क। सुबह उठता है या नहीं उठता है पता नहीं, मोबाइल हाथ में लिया तो पता नहीं, स्कूल गया वापस आया, बस्ता फेंका, स्कूटी उठाई, घर वाले ढूंढ रहे, तो बहुत ही ज्यादा मतलब इसने इतना डिस्टर्ब कर रखा है। तो उन्होंने कहा सर मुझे ऑफिसर नहीं, मुझे तो आप एक अच्छा नागरिक बना के दें, एक डिसिप्लिन नागरिक बना के दें। तो मैं यही कहना चाहूंगा, कोई जरूरी नहीं है कि सैनिक स्कूल का बच्चा सेना में ही जाएगा, नहीं, वो बेहतरीन नागरिक बनेगा और डिसिप्लिन आदमी बनेगा। ओके, थैंक यू। बिल्कुल सर, तो सर ने बहुत अच्छी चीज बताई कि यहाँ पर ना केवल भाई सेना का ऑफिसर बनाया जाता है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाया जाता है। तो सर अभी जैसे आपने कहा उत्तराखंड से बच्चे आ रहे हैं, तो इतनी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। उत्तराखंड नहीं सर, ये देश के 23 जो स्टेट है वहां से बच्चे हैं यहाँ पे। तो सर अब जैसे कोई बच्चा दूर का है तो उससे फिर घर पे बात करनी होती है पेरेंट्स से, तो फिर उसके लिए बिल्कुल यहाँ पे मोबाइल बैन नहीं है सर, रिस्ट्रिक्टेड मतलब जो है वो कहाँ कहाँ है, यानी बच्चे को मोबाइल हम कहते हैं आपको लेके भेजना है, लेकिन संडे अलाउड है। संडे को आप 2 घंटे मोबाइल लीजिए, अपने घर पे बात कीजिए, तो इतना ही टाइम मिलता है। वो चाचा से बात करेगा, नाना से बात करेगा, ननियाल में अपने पेरेंट्स से बात करेगा, इतने में समय तो यूज ही करेगा, उसका मिस यूज नहीं होगा। बिल्कुल। और अगर फिर भी अगर किसी को बात करनी है तो रिसेप्शन पे अवेलेबल है मोबाइल फैसिलिटी, बात करें घर पे कभी भी करें। सही। संडे के अलावा इसी फेज का सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सेना में कहावत है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। बिल्कुल। और सोशल मीडिया में मैं कई बार वीडियो देख पा रहा हूँ कि टीचर लाठी दे दमादम बच्चों को सुधारने में लगा हुआ है कि आज तो मैं देश का भविष्य बदल दूंगा। बिल्कुल। तो एक शिक्षक के निर्माण और पढ़ले दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो अपने यहाँ पर पनिशमेंट सिस्टम वैसा ही है या फिर कुछ आपने और भी इसमें सेना जैसे की तरकीब लगाई है? देखिए सर, कंडीशंस ये है कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा, ये एकदम फैक्ट है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जब आप या मैं स्कूल में था तो उस टाइम का समय कुछ और हुआ करता, आज का समय कुछ और है। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी रगड़ा तो है जी और तगड़ा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे बच्चा अगर कोई किसी प्रकार से वो अनडिसिप्लिन है या और किसी चीज से, तो हम पनिशमेंट तो देते हैं। तरीका क्या है वो? तरीका ये होता है कि देखिए, पहली चीज ये होता है, यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर होता है। तो कंप्लेन रजिस्टर में जैसे ही पेन निकला, टीचर्स उसके अंदर कंप्लेंट्स दर्ज करें। अच्छा।
लिखित कार्रवाई कंप्लेन दर्ज होगी, उसके बाद में उस पर संज्ञान लिया जाएगा कि सही में ये कंप्लेन है या फिर कुछ भी हो सकता है। और फिर उसके बाद में अगर उसमें आरोप सिद्ध होता है, मान लीजिए कि नहीं बच्चे ने अनडिसिप्लिन कार्रवाई की है और कैडेट्स ने अनडिसिप्लिन कार्रवाई की है, तो फिर सर क्या होता है कि यहाँ पे इस प्रकार से पनिशमेंट दिया जाता है कि वो फिजिकली ग्रो कर जाए, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी अगर बच्चे ने किया है तो फिर वो ग्राउंड के लिए जाएगा। ग्राउंड में वो, जैसे आपने देखा हो कभी फौज के अंदर राइफल लेके चारों तरफ चक्कर निकाल रहा है, इसी प्रकार से अगर कैडेट यहाँ का अगर पनिशमेंट में आता है तो वो 4 राउंड ग्राउंड के निकाल के पनिशमेंट भी हो जाती है और उनके फिजिकल भी इम्प्रूव हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो फिजिकली इम्प्रूव हो जाएगा। 4 राउंड डड्डू, फ्रंट रूल, बैक रूल, सारी चालें 100 प्रकार की चालें आती है। तो वो अगर करता है तो उससे बच्चा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी बॉडी उसकी रिलैक्स फील करेगी और वो एक सोल्जर तैयार होगा। तो बिल्कुल सही बात है, यही सब चीजें होती है जो एक सामान्य शिक्षा और सैनिक शिक्षा के अंदर आपको मुख्य अंतर देखने को मिलता है। देखिए आजकल का टाइम ये है कि डंडा या पिटाई या ये चीजें क्या है कि कहीं ना कहीं बच्चों को इरिटेट कर देती है, और वो आजकल हर बच्चा अपना सम्मान चाहता है, तो सम्मानित उसको पनिशमेंट दिया जाए, सम्मान के साथ में पनिश किया जाए। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी चीज बताई कि हमें सिखाना तो है बच्चों को, पर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में, तो ये चीज आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। तो अब सर के थोड़े से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से एज ए डायरेक्टर, सैनिक स्कूल के डायरेक्टर तक के सफर के कुछ हिस्से हम सर से जानेंगे। तो सर जैसा कि हम सभी को पता है कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा रहे हैं और आपने ट्रेनिंग वगैरह भी की है ना, तो आप ट्रेनिंग सेंटर का आप ऐसा कोई मजेदार किस्सा जो आप सभी ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली क्या है कि किस्से तो खैर बहुत सारे हैं, जिसका क्या क्या जिक्र करें। बिल्कुल। तो नॉर्मली जब आप ट्रेनिंग में जाते हो नए नए, और उसके बाद में बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और ये सारी चीजें चलती है, तो इसका तो देखो मजेदार किस्सा तो मुझे एक याद है बहुत अच्छा सा। एक बार हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर के अंदर की बात है, जब हम ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी हमारी और लास्ट डे था हमारा जिसमें हमें जाना था, बस सब खत्म। पीओपी मान के चलो आप, पीओपी नहीं कह सकते क्योंकि वो बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं था, वो कमांडो कोर्स का हिस्सा था। तो कमांडो का जो बेस लास्ट डे होता है, तो उस दिन की याद मुझे हमेशा रहती है, क्योंकि कुछ कैडेट्स जो थे वो साउथ से थे, साउथ इंडिया। तो अब राजस्थान के अंदर ये होता है कि भाई लास्ट डे बड़ा खाना है, सभी को आना है और खाना जबरदस्त होना चाहिए। बड़ा खाना मतलब बड़ा खाना होता है, बड़ा खाना। तो उसमें क्या है कि बनाया क्या जाए, तो सबने सजेस्ट किया ये बनाया जाए वो बनाया जाए। तो नहीं यार, हम राजस्थान में थे उस टाइम, आरटीसी देवली में हमारा कमांडो कोर्स चल रहा था। तो हुआ यूं कि हमारा पता नहीं क्या चला और हमने सजेस्ट किया दाल बाटी के लिए, दाल बाटी चूरमा। बिल्कुल राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड है और दाल बाटी बहुत अच्छा। अब उसके अंदर दाल बाटी चूरमा बना और कुछ जो हमारे साउथ इंडियन जो दोस्त थे, मित्र थे, उनके हमें मजे ले रहे थे जी, ठीक है। उनको हमने टेस्ट कराया, दाल बाटी बहुत ही टेस्टी था, उनको भी अच्छा लगा। और वो दाल बाटी चूरमा साथ में, और चूरमा भी बाजरे का चूरमा बड़ा शानदार होता है। और वो एक कहे तो 2 लड्डू चूरमे के, 2 कहे तो 4 लड्डू और 4 कहे, और बाद में टेस्ट उनको भी आने लगा। बहुत शानदार टेस्ट आ रहा है, दाल बाटी चल रही है बढ़िया फर्स्ट क्लास, चूरमा राजस्थान का बाजरे का चूरमा। हमें सबको पता था कि इसका परिणाम होना क्या है। और फिर उसके बाद में दाल बाटी में इतना कुछ कर दिया, और उसके बाद में क्या उनकी नाइट प्यास लगे तो पानी पी नहीं सकते, पानी पियो तो पेट फूटे। पूरी रात जो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था अन्ना मलाई, वो बेचारा पेट पकड़ के कभी राठौड़ तूने ये क्या कर दिया, राठौड़ तूने ये क्या कर दिया। तो बड़ा पूरी नाइट हम मतलब उनका मजे लेते रहे और वो दर्द से चिल्लाते रहे। तो ये बहुत ही शानदार हमारी जीवन का एक है। तो सर हमारे तो राजस्थानियों के हर किस्से खाने से शुरू होते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान के बाहर हैं, तो आइए स्वागत है आपका रॉयल सैनिक स्कूल में। यहाँ आपको टेस्ट करवाते हैं हमारा ट्रेडिशनल फूड दाल बाटी चूरमा, जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है। तो आइए। चर्चाएं काफी आगे बढ़ती हुई और अब हम बात करेंगे करंट डिफेंस सिनेरियो का।
जैसे कि आजकल की आप जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, अमेरिका और जो ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, और पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। मैं सर एज ए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने आजकल कई जगह रिसर्च करी है और देखी है कि आजकल का जो वॉर पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं चेंज हो चुकी है। आजकल जो वॉर्स होती है वो कहीं ना कहीं साइबर वॉर्स और ड्रोन्स के ऊपर पूरी की पूरी वॉर आजकल चलती आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि सैनिक स्कूल में ऐसे करिकुलम भी पढ़ाए जाने चाहिए बच्चों को, जैसे उसमें DRDO सिखाया जाए, इसरो सिखाया जाए, वॉर पॉलिसी सिखाई जाए, जियो पॉलिटिक्स सिखाई जाए? तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं सर, पहली चीज तो ये है कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मेरा फर्स्ट ट्रांसफर ISRO इसरो रहा। अच्छा। और मुझे क्या है कि बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है नई चीज देखने की, नई चीज सीखने की, बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है। तो जब मैं इसरो में गया तो मैं वहां पे समझ पाया जी कि शांति का प्रतीक है हम ये सैटेलाइट या चंद्रयान आज आप देख रहे हो, हम उस टाइम चंद्रयान का हिस्सा रहे हैं सर। जी जी, बहुत सौभाग्यशाली। बिल्कुल सौभाग्यशाली रहे हैं। देखिए आज का समय बिल्कुल चेंज है। जैसा पहले गुत्थम गुत्था की लड़ाई होती थी वो आजकल लगभग समाप्त हो चुकी है, होगी है, लेकिन वो अंतिम चीज होती है गुत्थम गुत्था की लड़ाई। आजकल क्या है कि सामने सामने की लड़ाइयाँ कम है और जो वॉर पॉलिसी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो बहुत ही ज्यादा दूरदर्शी है, वो इस चीज को समझ चुके हैं कि भाई ये होना क्या है। तो आज हमारा DRDO बहुत शानदार वर्क कर रहा है सर। आज हमारा इसरो बहुत शानदार वर्क कर रहा है सर। एक सैटेलाइट आपको पूरी लोकेशन देता है कौन कहाँ पे बैठा है। बिल्कुल, आपको वहां पे जाने की जरूरत भी नहीं, बिल्कुल, न आपको प्लेन भेजने की जरूरत, डायरेक्ट ड्रोन। आपको ये पता चल जाता है कहाँ से ड्रोन आ रहा है, कहाँ से मिसाइल अटैक हो रही है। आपको ये भी पता चल जाता है लॉन्च पैड कौन सा यूज किया जा रहा है, कहाँ से यूज किया जा रहा है। तो आप लॉन्च पैड को ही खत्म कर देंगे अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो सर देखिए, अब आप बात करते हैं कि भी क्या स्कूल में ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखिए नॉर्मली यहाँ पे टाइम टू टाइम इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर्स विजिट पे रहते हैं, तो बच्चों को बहुत कुछ इनके बारे में बताते हैं। और जैसा कि अगर यहाँ का क्लासरूम अगर आप देखें तो क्लासरूम का मॉड्यूल है। एक आप क्लासरूम में जाएंगे तो पूरा वो इसरो ISRO बना हुआ है, हर मतलब क्लासरूम अलग अलग थीम पे होगा। बिल्कुल, उसमें पूरी जानकारी दी हुई है इसरो क्या है, इस हिसाब से उसका वर्क कर रहा है वो। आप अगले रूम में जाएंगे क्लास में तो वहाँ पे DRDO है, तो वो DRDO के बारे में पूरी जानकारी देता है भाई क्या क्या चीजें हो रही है। या आप नेवल रूम में जा सकते हो, पैरामिलिट्री के रूम में जा सकते हो, तो उसमें सारी जानकारियां बच्चों को मिलती है। बहुत शानदार। तो आज का टाइम जो है अभी टेक्नोलॉजी का युग है। तो अभी थोड़े दिन पहले ही जो राजस्थान पुलिस से जो लोग पधारे थे, आए थे, ऑफिसर्स आए थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से IT के बारे में जानकारी दी। तो ये जानकारियां युद्ध संबंधित है, IT है। आजकल क्या है कि युद्ध ये भी नहीं मिसाइल टू मिसाइल है, साइबर अटैक भी बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो उसकी जानकारी भी मिली है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से अवेयरनेस रखनी चाहिए। तो ये प्रोग्राम तो यहाँ पे टाइम टू टाइम चलते ही है, क्योंकि जिस परिवेश में रहोगे वह बातें वैसी ही होंगी। तो आपने जाना कि हमारा उद्देश्य केवल बोर्ड या लोकल बोर्ड क्लासों का सिलेबस करवाना ही नहीं, यहाँ पर हर वो जानकारी उपलब्ध करवानी है जो कि आपके डिफेंस सिनेरियो, एक ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, चाहे नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। सर एक मेरा प्रश्न रहेगा इसी में, आजकल की अग्निपथ योजना और उसमें महिलाओं की भूमिका, और जैसा कि हमारे यहाँ पे गर्ल्स कैडेट भी है, तो क्या कोई गर्ल्स बाहर से आना चाहे तो यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज वगैरह है जो यहाँ पर अवेलेबल है? क्या क्या गर्ल्स के लिए और अकोमोडेशंस के लिए फैसिलिटीज है स्कूल? देखिए एक्चुअली कंडीशंस ये है कि पहले तो अग्निवीर योजना जी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत दूरदर्शी एक सोच है। बिल्कुल, हमारे जितने भी जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, विरोध भी हुआ था सर जब ये आई थी तो। बिल्कुल सर, नई चीज का विरोध होता है, सामान्य चीजें हैं। मगर देखो पार्टी पॉलिटिक्स में हमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है और हम इस पे विषय भी विचार भी ना करें। लेकिन हम ये समझते हैं कि विरोध तो होता है, वो होता रहेगा, चलता रहेगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो। लेकिन ये बहुत दूरदर्शिता है। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि सैनिक स्कूल में क्यों जा रहा है बच्चा? वो सेना में का हिस्सा थोड़ी बनना है, उसे बनना है एक बेहतरीन नागरिक, वो हर प्रकार से परिपूर्ण हो, शस्त्रों से, शास्त्रों से। जी,
इसमें शस्त्र का नॉलेज भी होना चाहिए, शास्त्र का भी होना चाहिए, दोनों चीजें साथ चलनी चाहिए जी। ठीक है। आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन आपको शस्त्रों की जानकारी नहीं है तो वो ज्ञान आपका बेकार जी। कई जगह हम देखते हैं कि बहुत अच्छे साइंटिस्ट, बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है और एक छोटा सा उनके साथ में हादसा हो जाता है और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अगर उनको शास्त्रों के साथ या अध्ययन के साथ में अगर शस्त्रों का ज्ञान है जी तो वो शानदार कर पाएंगे। अभी अग्निवीर योजना है, जो भी देश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक सिंपल सा विजन प्राइवेट सैनिक स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी आप देख रहे हो पीपीए मोड पे सैनिक स्कूल खुल रहे हैं, यानी बच्चा 6 क्लास से सीधा सैनिक स्कूल में जाए। बिल्कुल। सैनिक स्कूल में अध्ययन करने के बाद में सीधा वो अग्निवीर योजना में जाए 4 साल और वहां से ग्रेजुएशन करे और ग्रेजुएशन करने के बाद में वापस वो इस देश की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर सम्मानित हो जाए। वहां पे एक अच्छा डॉक्टर तैयार हो, वहां पे एक डॉक्टर इंजीनियर तैयार हो, वहां का एक आप तहसील में जाते हैं तो तहसीलदार साहब तैयार हो, एसडीएम तैयार हो, तो वो जो लोग आएंगे वो सबसे बड़ी चीज ये होगी सर डिसिप्लिन वाली जी। और उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, देश के अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी हमारे राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड जो कि भर्तियां करवाता है, उनके अध्यक्ष जो आलोक राज जी वो भी सेना से हैं। सेना कहीं पे भी जाएगा तो वो अपना अनुशासन बनाए रखेगा और उसे सर कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज बताइए मुझको, अडानी अंबानी जितने रिलायंस है, विप्रो है, जितने भी बड़े बड़े टाइकून्स है जी, वो नाम है सर, उनका मैनेजमेंट कौन चला रहा है? उनको एक्स आर्मी चाहिए सर। बिल्कुल, एक्स आर्मी घर आते ही फ्री नहीं रहता था जी, वो कहीं ना कहीं हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि हर किसी को एक्स आर्मी चाहिए। तो सोचिए कि वो 4-4 साल के जो अग्निवीर यहाँ पे आएंगे, आपके बीच बैठे होंगे। आज का माहौल देखिए ना, लोग 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ये डिग्री वो डिग्री, लेकिन स्किल नहीं है, हुनर नहीं है। सही बात। तो सैनिक जो आपका ये अग्निवीर योजना है, ये स्किल्ड युवा तैयार करेगी। बिल्कुल। अभी ये जो आपने अटैक, वो कौन सा अटैक हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर पुलवामा। हाँ, पुलवामा वाला है। अब एक चीज मान के चलिए, पहलगाम का इस समय इसमें जोड़ना चाहूंगा, वो जितने भी हमारे 26 के करीब हमारे देश के नागरिक, मैं तो शहीद ही कहूंगा उनको, क्योंकि धोखे से उनके साथ में ऐसा किया गया। तो जो शहीद हुए थे सर, उनमें अगर 5 भी अगर अग्निवीर होते ना, नहीं होता सर, वो वापस नहीं जाते हैं। वो वापस, क्योंकि उनको अब बेचारा एक सिविलियन है, उसको अगर आप 47 लाख अगर लगा दो तो वो क्या करेगा बेचारा? वो देख के ही घबरा जाएगा ना। जिसने हाथ में ली हो, जिसने हैंडल की हो 47, उसको पता है इसका एक्शन क्या होता है। सही है। इसको कहाँ से क्या करना है, मुझे सारी चीजें पता है, लेकिन उस सिविलियंस को क्या पता बेचारों को। तो देश की ये अग्निवीर योजना है, जाए हर एक बंदा, हम यही कहेंगे हर एक देश का नागरिक अग्निवीर योजना से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, और बेहतरीन तरीके से अपना कैरियर शुरू करे। और इसके बाद में वो फील करेगा खुद। अभी 2026 का बैच अभी पास आउट होके बाहर आएगा, एक भी बेरोजगार नहीं रहने वाला, सभी को। हमारे यहाँ से भी सर जो बच्चे रनिंग 12th के अंदर थे, वो भी मतलब पास आउट होते ही। अब यहाँ से बहुत से बच्चे, जैसे 12th का रिजल्ट तो अभी आया, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, वगैरह थे वो लगे। बिल्कुल, हर साल बच्चे जो आते हैं 12th के एग्जाम, जैसे ही आता है एग्जाम तो रिजल्ट तो बाद में आता है सर, जिनकी एज हो चुकी होती है वो सिलेक्शन हो चुके होते हैं बच्चे की। ठीक है। अब आपने कहा साहब महिलाओं का क्या रोल है सर? अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात में सोचते हैं कोई, तो मैं कहूँ कि सबसे सम्मान की जॉब है देश की सेना, महिलाओं के लिए जी। जो सम्मान महिलाओं को देश की सेना में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली, हाँ हमारे पास में गर्ल्स हैं ऑलरेडी, 20% यहाँ पे गर्ल्स के लिए सीटें आरक्षित है, 20% गर्ल्स होती है, उनका सारी चीजें वेल है। और हमारा उद्देश्य होता है कि वो चाहे तो ऑफिसर हम कोशिश करते हैं, ऑफिसर और ऑफिसर्स गई भी है बच्चियां कुछ यहाँ से, और आने वाले टाइम में हम ये चाहेंगे कि अगर ऑफिसर ना मिले तो आप अग्निवीर योजना से जुड़ जाइए, 3-4 साल दीजिए देश को, और आप समझिए कि क्या होने वाला है, बहुत कुछ चेंज अप होगा सर। तो आपका भी सपना है देश की सेवा और समर्पण का, और आप जुड़ना चाहते हैं अग्निवीर
किसी भर्तियों से ऑफिसर बनने की यदि आपका सपना है, और जो बच्चियां हमारी गुड़ियां जो आने वाले समय में देश की सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही आइए रॉयल सैनिक स्कूल में और जुड़िए हमारे इस बेस्ट सैनिक करिकुलम से। ये सर अग्निवीर योजना, तो अग्निवीर योजना देश के भविष्य में किस प्रकार नवाचार पहल कर सकती है? वेरी बहुत अच्छी बात। देखिए सर, एक मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। वो एक मंच पे उनका भाषण था और बहुत अच्छा, मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। देश में एक युद्ध लड़ा गया था, उसे प्लासी का युद्ध बोलते हैं। 1757 जो भी हो। तो प्लासी का युद्ध जब लड़ा गया था तो अंग्रेजों और हमारे यहाँ पे एक नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, उनके बीच लड़ा गया था। तो वाजपेयी साहब ये कहते हैं कि युद्ध जब लड़ा जा रहा था तो दोनों सेनाओं को मिला लिया जाए, उससे कई गुना लोग युद्ध को देख रहे थे। अपने देश के लोग युद्ध को देख रहे थे। अंग्रेज जीत रहे हैं, सिराजुद्दौला नवाब साहब जीत रहे हैं, अंग्रेज जीत रहे हैं, नवाब साहब जीत रहे हैं, अंग्रेज जीत रहे हैं, नवाब साहब जीत रहे हैं। सर उस दिन उस टाइम अगर अग्निवीर योजना जैसा कुछ होता और हर देश का नागरिक सेल्फ डिफेंस और लड़ाई अगर लड़ने के गुण सीखा हुआ होता, अगर एक एक पत्थर भी उठा के मारते ना तो अंग्रेज उसी टाइम चले जाते साहब। सही बात। उस टाइम ही देश गुलाम नहीं होता। तो मेरा कहना तो यही है कि भैया अग्निवीर योजना है, देश का हर एक नौजवान अग्निवीर योजना से जुड़े और उसको समझे, क्योंकि आप और किसी की हेल्प करोगे ना करोगे, देश के लिए कुछ करो ना करो, लेकिन अपने लिए अपने परिवार के लिए तो कर ही सकोगे। बिल्कुल। तो प्लीज, बहुत शानदार योजना है। जय हिंद सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले मेरे जो कुछ प्रश्न होंगे जो थोड़े मजेदार होंगे और वो पर्सनल टच के होंगे, जैसे कि आप जब स्कूल की जिम्मेदारियों से दूर रहते हैं ऑफिशियली, तो आपकी ऐसी हॉबी जो कोई नहीं जानता और आपको बड़ा अच्छा लगता है काम में? देखिए सर, कंडीशंस आपने जो दी है मुझे कि भाई क्या है, तो पहली बात तो ये है कि शायद 365 दिन में मेरी एक भी दिन छुट्टी रही। बिल्कुल, ये तो है। हमने देखा है सर इतने सालों से, सर हर वक्त काम में बिजी रहते हैं। हाँ, फौज का एक सीन होता है सर, वहाँ पे क्या है 24 आवर्स आदमी बिजी रहता है। अगर वो सो भी रहा है ना तो अलर्ट मोड पे सोएगा। अच्छा। क्योंकि शू नहीं खुलते। बहुत सी ऐसी जगह हम रहे हैं। तो कंडीशंस ये आती है कि आप अगर पूछते हो कि पर्सनली आप क्या पसंद करते हो, तो मैं चाहता हूँ सर मेरी हॉबीज के लिए अगर आप कहोगे तो नवाचार, नया क्या कर सकते हैं। नया क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चों नया क्या कर सकता हूँ मैं बच्चों के लिए, जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो स्टाफ जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे जो भी चलता है, बहुत उसमें हम नया क्या कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि कुछ और नया करें। सर आपकी पसंदीदा फिल्म? देखिए, पसंदीदा फिल्म ने ही हमें फौज का रुख करवा दिया। अच्छा। क्योंकि मुझे आज भी याद है, बहुत पुराने समय की बात हो गई, लगभग ये फिल्म भी शायद पुरानी हो गई, बॉर्डर फर्स्ट। बॉर्डर 2 भी आई, अभी बॉर्डर 2 आ गई है, लेकिन बॉर्डर फर्स्ट जो फिल्म थी वो बिल्कुल एकदम सच के आसपास में इर्द गिर्द। और वो जो सीन था, मुझे पता है हम स्कूल से कट मार के गए थे, स्कूल से मतलब दीवार कूद के गए थे। मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों कट मार के गए थे और हमने बॉर्डर मूवी देखी थी। और उसके बाद में मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था, उस टाइम 9th या 10th का स्टूडेंट था। तो बस उसी टाइम ये था कि बस अब सिलेक्शन लेना है। सैनिक आपने उसको जोड़ के देखा होगा। बिल्कुल सैनिक उसको जोड़ के देखा, और उसके बाद में वो फील आने लग गया था कि मुझे जब सपने भी आते थे तो वही यूनिफॉर्म के अंदर सपने आते थे। फिर उसके बाद में जीरो कटिंग, पिताजी फौज में थे, उनके DMS नहीं आते थे तो भी पहनते थे। उनकी यूनिफॉर्म का कुछ पार्ट जो भी हमें मिल गया हो, जो बच्चों के लिए भी कुछ मूवी वगैरह रहती है जैसे कि आपने बताया। बिल्कुल, यहाँ पे भी मूवी रहती है और हम भी कहते हैं बच्चों को भैया मूवी जरूर देखो, और वो बच्चे देखते हैं हर सैटरडे। यहाँ पे जैसे फौज का सेंटर है वैसे ही हर सैटरडे मूवी डे होता है। बच्चे बड़े उत्सुक होते हैं, बड़े थिएटर है यहाँ पे, छोटा सा थिएटर बना दिया जाता है पर्दे पे, और इतना शानदार तरीके से मूवी देखते हैं। और मूवी जो होती है वो केवल देश के लिए समर्पित मूवी। भाई आपका जीना क्या जीना जब आप देश के लिए ना। बिल्कुल। तो रॉयल सैनिक स्कूल के ऊपर एक मूवी बने तो आपका किरदार किस अभिनेता को आप देना चाहिए? नहीं सर, कंडीशंस ये है कि ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है कभी, क्योंकि हमारे जैसे बहुत से सैनिक हैं जो आते हैं चले जाते हैं, और हमें
अपनी धुन में रहना ही अच्छा लगता है। पहली चीज तो ये है कि हम अपनी धुन में ही रहें तो ठीक है, क्योंकि हर सैनिक ये चाहता है बस मैं कर जाऊं, वो नाम करने ही कभी नहीं सोचता। सही बात। वो देश के लिए क्या कर जाऊं ये सोचता है, बाकी उसे मूवी वगैरह का रहता नहीं है। लेकिन अगर आपने पूछा है तो मेरे ख्याल से 1-2 मूवियां हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी है अभी फिलहाल। वो सैम बहादुर, हाँ सैम बहादुर है, वो बहुत अच्छी मूवी लगी उनके, फील्ड मार्शल के जैसे उन्होंने निभाया है, वो बड़ा शानदार है। उरी के अंदर भी शायद मेरे ख्याल से विकी कौशल, वो बहुत अच्छा उनका किरदार लगता है। तो अब चलिए सोचेंगे सर, टाइम मशीन जैसी चीज और आप आपके पहले वाले टाइम में वापस आए तो कौन सी चीज पसंद करना चाहेंगे, या फिर आपकी स्कूली जीवन में कैसे विद्यार्थी रहे हैं, बैक बेंचर या फिर मतलब एकदम अनुशासित डिसिप्लिन बॉय? हाँ बिल्कुल, अगर ये कोई कहे कि टाइम मशीन जैसा कुछ हो, आप बैक चले जाओ वापस, तो मेरे पास में अब आगे जाने के लिए तो कुछ है, क्योंकि एक सम्मानपूर्ण जॉब की मैंने नौकरी और बहुत सम्मान मिला, क्योंकि मैं इसरो जैसे इंस्टीट्यूट में रहा हूँ, और उसके अलावा दूसरी बहुत सारी ऐसे वीआईपीज जिनको मैंने प्रोटेक्शन, अजीत डोवाल साहब आज आप जानते हो, मैं उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रहा हूँ। सर मुझे बड़ा प्राउड होता है अजीत डोवाल साहब, बहुत शानदार। और भी बहुत सी ऐसी शख्सियत है, बताएंगे कभी आपको फ्री टाइम में, लेकिन अजीत डोवाल साहब का मैं बड़ा फैन रहा हूँ क्योंकि मैं उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रहा हूँ। जी सर। तो अब मेरे को पाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर बैक में अगर कोई जाने के लिए कहे कि बैक जाके क्या करना चाहोगे, तो मैं ये चाहूंगा कि उस टाइम मशीन में बैठ के मैं वापस अपनी क्लास 6 में चला जाऊं, वापस मैं स्टूडेंट बन जाऊं और वापस से मैं पढ़ने लग जाऊं। और हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि हम बैक बेंचर हैं, खूब मस्ती की है, बस थोड़ी पढ़ाई कम रह गई थी, तो मैं ये चाहूंगा कि वापस जाके एक सीरियस स्टूडेंट बन जाऊं और मैं कुछ बेहतर और अच्छा कर पाऊं। और कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं थोड़ा जल्दी जवाब चाहूंगा, मॉर्निंग पीटी या फिर देर रात की पढ़ाई? पीटी, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। जीवन का कोई आइडियल मिलिट्री ऑफिसर या फिर आपका कोई साथी जिससे आपका जीवन प्रभावित हो? बिल्कुल, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे से सीनियर थे, उनका नाम अनिल कुमार गुर्जर है। मैं उनसे बहुत ज्यादा, मेरे एक गुरु रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, उनका नाम SR जाखड़, शीशराम जाखड़ साहब है। मैं उनका बड़ा फैन था। हमने भी काफी किस्से सुने हैं सर। बिल्कुल, शीशराम जाखड़ साहब है, मेरे साथ के रहे हैं, सीनियर रहे हैं अनिल कुमार गुर्जर साहब, मैं उनका बड़ा फैन था। जी। बच्चों के लिए सख्त अनुशासन या लाड प्यार? अनुशासन। अनुशासन, बिल्कुल सर। एक शब्द में रॉयल सैनिक स्कूल क्या है? रॉयल सैनिक स्कूल विजय भव है। जो कि हमारा स्लोगन है, जो हमारा स्लोगन है, रॉयल सैनिक स्कूल विजय भव। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। जय हिंद। काफी समय हो चुका है और लास्ट में मेरा ये प्रश्न रहेगा कि कई माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को फौज में भेजने से डरते हैं, सेना में भेजने से डरते हैं, एकदम लाड प्यार करके घर पे ही रखते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए सर, पहली बात तो ये है, सिंपल सी चीज है कि सेना में भेजे ना भेजे वो उनका आउटलुक, वो खुद सोचते हैं जो भी है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा यार, जिंदगी सफर है सुहाना, ठीक है। मौत आएगी या नहीं आएगी वो बात की बात, ठीक है ना। आप जो जीवन जी रहे हो, क्योंकि मैंने जो समझा है अभी तक जीवन को, जीवन इस पल में है, जो चला गया उसमें नहीं, जो आने वाला है उसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं, इस पल में। तो ये पल आप कैसे अब जी रहे हैं? आप प्राउड का विषय बन के जी रहे हैं या फिर आप गोलू मोलू बन के जी रहे हैं? सही है। तो मैं तो सभी को, जो नए पेरेंट्स हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप उस बच्चे का फ्यूचर जब भी देखते हैं तो एक चीज देखिए कि वो कैसा फ्यूचर होगा, वो पल कैसे होगा जब वो जिएगा, क्योंकि वो पल उसका है। आप फौज में भेजें ना भेजें, लेकिन उसका जीवन बेहतरीन जरूर है। प्यार होता है सभी को अपने बच्चों से, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो बुनियाद है सर इंसान बनना है। नहीं तो इंसान, और अगर डिसिप्लिन को हटा दो आप, तो इंसान और जानवर में फर्क ही क्या है? कुछ तो जरूरी है ना। और मैं सभी को कहूंगा, प्लीज वो माएँ बनिए जिनके बच्चे वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान ऐसे लोग हुआ करते थे। वो आइडल माँ बनिए। बाकी तो जीना मरना तो लिखा हुआ है, लोग बाग छींक से ही मर जाते हैं, एक्सीडेंट से ही मर जाते हैं। और वो जो तिरंगा, मैं तो कहूँ अगर मुझे मौका मिले 100 बार तिरंगे में लिपट के आऊँ। अगर मेरे बच्चे भी आज अगर सेना में जाए और शहीद होके आए तो मैं उन पर प्राउड फील करूंगा, उन पर प्राउड फील करूंगा। नोट
मैं कोई आंसू आंसू आने वाला नहीं हूँ भैया, सही। प्राउड फील करूंगा मैं। यस, उसका हिस्सा यार, देश के लिए शहादत, इससे बड़ी चीज और इससे क्या हो बड़ी क्या सकती चीज है? सही बात। प्लीज। तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो अपने अंदर जहन में रखते हैं देश प्रेम का जज्बा और एक ऐसा साहस कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो खुले हैं दरवाजे आपके लिए रॉयल सैनिक स्कूल के। आप भी आइए और अपने बच्चों को यहाँ एनरोलमेंट करवाइए, विजिट करिए रॉयल सैनिक स्कूल परबतसर। निदा फाजली साहब की कुछ पंक्तियों से मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि सफ़र में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, कहीं खड़े हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। रॉयल सैनिक स्कूल परबतसर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।